आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इतिहास दर्शन की समस्या। यहाँ दो शब्द हैं, इतिहास और इतिहास दर्शन। जब हम इतिहास दर्शन को ठीक से समझ लेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में इतिहास दर्शन कैसे आया है और इतिहास दर्शन को लेकर अलग अलग जो साहित्य इतिहास लेखक हैं उनके विचार क्या हैं, उनकी दृष्टि क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, ये परत खुल जाएगी और बहुत आसानी से इतिहास दर्शन को हम समझ सकेंगे। इतिहास जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, स्कूल में हम पढ़ते थे ना, इति मने बीती और हास मने कहानी, पढ़ते थे कि बीती हुई घटनाओं का वास्तविक वर्णन होता है इतिहास। ठीक है, यानी कि इतिहास का सामान्य अर्थ हुआ ऐसा था या ऐसा हुआ था, और दर्शन का अर्थ होता है उसको ठीक से देखना। इस तरह आप कह सकते हैं कि इतिहास दर्शन तथ्यों को, घटनाओं को अपने नजरिए से देखने की प्रक्रिया है, क्योंकि सिर्फ घटनाओं से इतिहास नहीं बनता है, उन घटनाओं की कैसे व्याख्या की गई है, उन घटनाओं को किस तरीके से देखा गया है, यह भी एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं उन तथ्यों को, उन परिस्थितियों को समय के जिस कालखंड में दर्ज किया जा रहा है, चाहे वह इतिहास हो चाहे वह साहित्य का इतिहास हो, उसे कैसे देखा गया है, उसके प्रति नजरिया क्या है और उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है, वह दृष्टिकोण, वह नजरिया, वह विचार जो तथ्यों को, घटनाओं को देखने के लिए इतिहासकार द्वारा प्रयोग किया गया है और तब उसकी व्याख्या की गई है, इस पूरी प्रक्रिया को हम इतिहास दर्शन कहते हैं। और समय समय पर अलग अलग साहित्य इतिहास लेखकों या इतिहास लेखकों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने नजरिए से, अपने अपने तर्क के हिसाब से तथ्यों को और घटनाओं को देखा है और उसकी व्याख्या की है। अलग अलग तरीके से देखने की बात को मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आसमान में काले काले घने घने बादल हैं। एक व्यक्ति उस काले घने बादल को देखता है और कहता है, वाह क्या शानदार मौसम है, मन मयूर नाचने के लिए बेताब हो रहा है। एक दूसरा व्यक्ति देखता है और कहता है, लगता है मानसून आने वाला है और मानसून के आने की दस्तक है, बारिश हो जाएगी। एक तीसरा व्यक्ति है, वह उस घने काले बादल को देखता है और कहता है, उफ ऐसा लगता है बारिश होगी और ठंड बढ़ जाएगी। तथ्य एक ही है, आसमान में काले घने बादलों का छा जाना, लेकिन उसी तथ्य की व्याख्या तीन अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ठीक वैसे ही इतिहास दर्शन में घटनाओं के कार्य कारण प्रक्रिया की व्याख्या जो विद्वानों ने की है अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, उस पूरी प्रक्रिया को हम इतिहास दर्शन कहते हैं। अर्थात घटनाओं को, तथ्यों को देखने का तरीका, उनके मूल्यांकन का तरीका और उनके ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करने का जो तरीका है, उस तरीके को हम इतिहास दर्शन कहते हैं। इतिहास को देखा कैसे गया है, इतिहास को समझा कैसे गया है और तब उस इतिहास की व्याख्या कैसे की गई। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि इतिहास में तथ्यों और घटनाओं का तो महत्व होता ही है, क्योंकि इतिहास में वास्तविकताएं दर्ज की जाती हैं। ठीक है, उसमें आप कल्पना का सहारा नहीं ले सकते। तो तथ्यों और घटनाओं का को दर्ज किया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण बात है कि उन तथ्यों और उन घटनाओं की व्याख्या कैसे की गई है। तो ये जो व्याख्या कैसे की गई है, ये जो दृष्टि है, इसे हम इतिहास दर्शन कहते हैं। साहित्य का के इतिहास दर्शन का संबंध भी इसी इतिहास दर्शन से है, उसमें साहित्य जुड़ जाता है। ठीक है ना, कि साहित्य के इतिहास को किस तरीके से देखा गया है। तो इसलिए इतिहास दर्शन की मान्यताओं पर और इतिहास दर्शन को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं उन्हें हमें समझ लेना होगा। ठीक है ना, प्रायः इतिहास दर्शन का जनक कौन है इसको लेकर थोड़ा मतभेद है, लेकिन कालिंगवुड ने वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक बताया और सामान्यतः वाल्टेयर को ही इतिहास का जनक माना जाता है, जबकि प्रोफेसर वाल्श ने इटली के दार्शनिक वीको को इतिहास दर्शन का जनक बताया। लेकिन वाल्टेयर के संबंध में सामान्य धारणा है कि उन्हें ही हम इतिहास दर्शन का जनक कहते हैं।
वाल्टेयर ने इतिहास दर्शन की परिभाषा दी। वाल्टेयर ने इतिहास दर्शन की परिभाषा देते हुए कहा, इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। इसमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने की बजाय अपने विषय में चिंतन करता है। वाल्टेयर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने की बजाय अपने विषय में चिंतन करता है, अर्थात जिस बारे में मैं आपको कह रहा था कि उन ऐतिहासिक घटनाओं को किस तरीके से वह देख रहा है, किस नजरिए से देख रहा है और उसकी व्याख्या कैसे कर रहा है। तो वाल्टेयर ने कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने की बजाय अपने विषय में चिंतन करता है और इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। ये वाल्टेयर ने माना। ठीक है, कालिंगवुड ने भी इतिहास दर्शन की परिभाषा दी और उन्होंने कहा, इतिहास दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक मेल या पारस्परिक संबंध है। यानी कि इतिहास लेखक जो है वह घटनाओं और तथ्यों के साथ अपना सामंजस्य बिठाता है, अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, इतिहास दर्शन के संबंध में हीगेल के विचार को काफी परिवर्तनकारी माना गया और क्रांतिकारी माना गया। कहा गया कि इतिहास दर्शन के संबंध में हीगेल के जो विचार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हीगेल ने भी इतिहास दर्शन की परिभाषा दी। और हीगेल कहते हैं कि इतिहास महज घटनाओं का संकलन भर नहीं है। ध्यान से सुनिए, इतिहास महज घटनाओं का संकलन भर नहीं है, बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कार्य कारण प्रक्रिया की खोज भी है। यानी कि उन घटनाओं के होने के पीछे क्या कारण थे, कैसे वो घटनाएं घटी, उस पूरी प्रक्रिया का लेखा जोखा है इतिहास दर्शन। अब आपको एक बात समझ में आई, जो बात मैं कह रहा था कि इतिहास में तथ्यों और घटनाओं के विवरण से कहीं ज्यादा महत्व इस बात का है कि उन तथ्यों और घटनाओं की व्याख्या कैसे की गई है। तो हीगेल के विचार भी इसी संबंध में है कि किस तरह से, है ना, कार्य कारण प्रक्रिया उन घटनाओं और तथ्यों के बीच के जो संबंध है, आपसी संबंध है, उन संबंधों की पड़ताल करना, इसे हीगेल ने कहा हम इतिहास दर्शन कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इतिहास लेखन के संबंध में इतिहास दर्शन एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है, जिसके आधार पर इतिहास की व्याख्या होती है, इतिहास का प्रस्तुतिकरण होता है और उस प्रस्तुतिकरण में तथ्यों और घटनाओं की अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण दर्शन है जिसके आधार पर चाहे वह किसी देश का इतिहास हो, समाज का इतिहास हो, किसी जाति का इतिहास हो या फिर साहित्य का इतिहास हो, लिखा जाता है। आगे बात समझ में, इतिहास दर्शन समझ लिया आपने आसानी से, उसमें आप विभिन्न विद्वानों के नाम का उल्लेख भी कर लीजिएगा। अब हम आते हैं साहित्य के इतिहास दर्शन पर। ठीक है, साहित्य के इतिहास दर्शन पर हम लौटते हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों का है। यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर आप विचार करें, आप पाते हैं कि 19वीं शताब्दी से जाकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास नजर आता है। ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के आरंभ होने के साथ ही धीरे धीरे हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा को आप देख सकते हैं। गासा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर एक आगे की लंबी एक श्रृंखला आपको, लंबी और समृद्ध श्रृंखला आपको दिखाई देती है। लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्व बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए जो साहित्य इतिहास के रूप में नहीं थे, लेकिन फिर भी आगे के साहित्य इतिहास लेखकों को उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिया और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी उन्होंने दिए। जैसे कि 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, कालिदास हजारा, भक्तमाल इत्यादि ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में कोई इतिहास दर्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि 19वीं शताब्दी के पूर्व के जो ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर आगे साहित्य इतिहास लिखा गया, उनमें कोई विशेष प्रकार का इतिहास दर्शन देखने को नहीं मिलता है। वहां इतिहास दर्शन लगभग गायब है। 19वीं सदी के प्रारंभिक चरण में जब औपचारिक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात हुआ, तो उसमें गासा दत्तासी का नाम आता है, जिनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम क्या है, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी, या फिर
आप शिव सिंह सेंगर की किताब शिव सिंह सरोवर, इन किताबों में भी कोई निश्चित इतिहास बोध दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आगे जब आप मिस्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं, मिस्र बंधु की किताब का क्या नाम है, मिस्र बंधु विनोद, और जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इन दोनों किताबों में या इन दोनों साहित्य इतिहास के ग्रंथों में इतिहास बोध के प्रति थोड़ी सजगता दिखाई देती है। एक प्रकार का अवेयरनेस तो है इतिहास बोध को लेकर के, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में है, ठीक। इन साहित्य इतिहास लेखकों ने किसी खास इतिहास बोध की कोई निश्चय व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। तो आप प्रारंभिक चरण में थोड़ी बहुत सजगता आपको मिस्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन के यहाँ आपको देखने को मिलती है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इतिहास दर्शन का वास्तविक सूत्रपात होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगमन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन साहित्य इतिहास लेखन में इतिहास बोध या इतिहास दर्शन की दृष्टि से एक सक्रिय परंपरा का सूत्रपात लेकर के आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस इतिहास दर्शन का प्रयोग किया साहित्य इतिहास लेखन में, उस इतिहास दर्शन को हम कहते हैं प्रत्यक्षवादी दर्शन या विधेयवादी दर्शन, ठीक है। प्रत्यक्षवादी दर्शन या विधेयवादी दर्शन का जनक फ्रेंच विद्वान तेन को माना जाता है। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी दर्शन, जिसे कि प्रत्यक्षवादी दर्शन भी कहते हैं, उसका जनक फ्रेंच विद्वान तेन को माना जाता है। तेन ने इस पद्धति को, जो विधेयवादी पद्धति है, ठीक है ना, उसको 3 शब्दों में व्यक्त किया। मात्र 3 शब्दों में विधेयवादी दर्शन को तेन ने व्यक्त किया, और ये 3 शब्द थे जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। उनका कहना था कि किसी भी इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा और राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, जिस वातावरण की बात आप कर रहे हैं, और अंत में कहा युगीन परिस्थितियां या तत्कालीन परिस्थितियां, इन 3 तत्वों को उन्होंने आधार बनाया और उसे उन्होंने दर्ज किया विधेयवादी या प्रत्यक्षवादी दर्शन के रूप में। ये जो विधेयवादी दर्शन है, इसे इतिहास लेखन की बहुत व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टि माना जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी विधेयवादी दर्शन को अपनाया, जहां जाति, वातावरण और क्षण विशेष को जोड़ दिया। अब आप देखें कि कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उसका स्पष्ट उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप देखें कि वो कैसे साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हैं। रामचंद्र शुक्ल की किताब खोलिएगा और प्रारंभ में ही वो लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति, ठीक है, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मतलब जातीय परंपरा, ठीक है। जातीय परंपरा कैसे विकसित होगी? जनता के बगैर आप जातीय परंपरा का मूल्यांकन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। फिर वातावरण, तब यह आवश्यक है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। कह रहे हैं ना, ठीक है, कि जैसे जैसे वातावरण बदलेगा, जनता की चित्तवृत्ति बदलेगी, परिवेश बदलेगा, यानी कि समाज जैसे जैसे परिवर्तित होगा, और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की पूरी परंपरा को परखते हुए, और वो जो परखना होता है वह उस युगीन परिस्थिति के दौरान परखना होता है, यानी कि क्षण विशेष। इसलिए आप देखिएगा, क्षण विशेष मतलब तत्कालीन परिस्थिति। इसलिए आप देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, भक्ति काल के आगमन को मुस्लिम आक्रमण की देन मानते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका वो मूल्यांकन परिस्थितियों के अनुसार करते हैं, क्षण विशेष में करते हैं। उस समय की तत्कालीन परिस्थिति क्या थी, उस आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं और कहते हैं कि भक्ति काल के आगमन के पीछे महत्वपूर्ण कारण इस्लाम का आगमन है।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह जो दृष्टि है, उस दृष्टि को हम विधेयवादी या प्रत्यक्षवादी दर्शन कहते हैं, जिसमें उन्होंने जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व दिया, जिसके जनक कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे। इस दृष्टिकोण की विशेषता यह थी कि यहाँ युगीन परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाता है, उनका चित्रण किया जाता है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और साथ ही साथ साहित्य का समाज शास्त्रीय मूल्यांकन भी किया जाता है कि साहित्य कैसे समाज से जुड़ता है, जिस बारे में मैंने आपको कहा ना, जनता की चित्तवृत्ति, समाज से साहित्य कैसे जुड़ता है। यानी कि आप आगे भी कहते हैं ना कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। जो समाज में घटता है, साहित्य क्या करता है? उसको प्रस्तुत करता है या उसकी व्याख्या करता है। तो जो व्याख्या है, जो प्रस्तुतिकरण है, वह क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन, कि किस तरीके से उसे देखा गया है। ठीक है। हाँ, हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अपनी कुछ सीमाएं भी रही, क्योंकि युगवादी दृष्टिकोण अपनाने की वजह से उन्होंने परंपरा के महत्व पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रहस्यवाद, मुक्तक काव्य या धार्मिक काव्य के प्रति कुछ विशेष आग्रह उनका नहीं रहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का आगमन इतिहास दर्शन की दृष्टि से एक समृद्ध परंपरा का सूत्रपात था। आगे क्या समझ? शुक्ल के इतिहास दर्शन को समझ गए। शुक्ल जी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है, वह नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किस परंपरा को, इतिहास दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास दर्शन है, जो दृष्टिकोण जो है, वह है परंपरावादी दृष्टिकोण। वो परंपरा के महत्व को स्वीकार करते हुए तथ्यों की व्याख्या करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। उनकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। इन दोनों ही पुस्तकों में आप देखेंगे और जब उनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन तथ्यों की उन्होंने व्याख्या की है, जिन विषयों पर उन्होंने लिखा है, उन विषयों को उन्होंने अपनी परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया है। याद करिए, भक्ति काल के आगमन को लेकर रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम आक्रमण की देन बताते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि यह हमारी प्राचीन परंपरा का सतत विकास है। ठीक है ना? कह रहे हैं ना कि हमारी जो सहस्त्रों वर्षों से जो वेदों, उपनिषदों और हमारे जो ग्रंथों में जो एक भाव चला आ रहा था, जो भावबोध था, भक्ति काल में उसी का विस्तार देखने को मिलता है, या भक्ति काल के आगमन के पीछे उस परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि किसी भी रचना या रचनाकार का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह रचना या रचनाकार अपनी परंपरा से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है? या उसके ऊपर उसकी परंपरा का कैसे प्रभाव दिखाई देता है, या अपनी परंपरा से वह कैसे प्रभावित हुआ है। उदाहरण के तौर पे द्विवेदी जी का यह मानना है कि कबीर के ऊपर जो हठयोग का प्रभाव था, वह नाथों का प्रभाव था। मानते हैं कि नहीं है कि नाथों से उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया था और हठयोग के प्रभाव को उन्होंने नाथों से जोड़ा है। उसी प्रकार सूरदास के श्रृंगार को जयदेव और विद्यापति की परंपरा से उन्होंने जोड़ा है और अपनी बात वहां पे रखी है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने मानवतावादी दृष्टिकोण से भी साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन किया है। ठीक है? और उनका जो प्रतिमान है वह मानवतावादी प्रतिमान है। आप याद करिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ठीक है? यानी कि साहित्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य बनाना। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि जो वादजाल, जो साहित्य मनुष्य के हृदय को परिष्कृत न कर सके, उसे पर दुख कातर न बना सके, ठीक है, उसे मैं साहित्य कहने का अधिकारी नहीं मानता हूं। यानी कि जो आपकी भावनाओं को तेजोदीप्त न कर सके, दूसरों के प्रति आपके मन में प्रेम सहानुभूति की भावना न जगा सके, ठीक है ना, आपकी आत्मा को उद्दीप्त न कर सके, उसे मैं साहित्य कहने का अधिकारी नहीं मानता हूं। अर्थात उनका यह मानना है कि साहित्य मनुष्य के जीवन को कैसे छूता है और मनुष्य के जीवन को छूकर उसके हृदय का परिष्कार कैसे करता है, उसे बेहतर मनुष्य कैसे बनाता है, इस दृष्टिकोण से भी, यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण से भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के इतिहास में, लेखन में इस दृष्टिकोण का क्या किया था? प्रयोग किया था। इनकी सीमा जो थी
या प्रत्येक इतिहास दर्शन की अपनी एक सीमा है, क्योंकि एक दृष्टि आप अपनाएंगे तो दूसरी दृष्टि कहीं ना कहीं छूट जाएगी। लेकिन महत्व प्रत्येक दृष्टि का है, लेकिन प्रत्येक दृष्टि का महत्व भी है और उसकी अपनी सीमा भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दर्शन की सीमा यह है कि उन्होंने युगीन परिस्थितियों को, तत्कालीन परिस्थितियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और रचनाकार के व्यक्तित्व पर भी पर्याप्त महत्व उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जो परंपरा रामचंद्र शुक्ल से आई थी उस परंपरा को, इतिहास दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाया और एक नया दर्शन या नया इतिहास दर्शन साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, प्रस्तावित किया। आई बात समझ में? इस कड़ी में जो तीसरा महत्वपूर्ण नाम मैं लेना चाहूंगा वह नाम है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का, जिनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी की विशेषता यह है कि इन्होंने शुक्ल जी का दृष्टिकोण अपनाया, जो विधेयवादी दृष्टिकोण था, ठीक है ना, लेकिन शुक्ल जी के इतिहास बोध को आधार बनाते हुए भी इन्होंने समग्रतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। यानी कि आधार जरूर था शुक्ल जी का इतिहास बोध, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे आयामों पर भी उन्होंने गहन चिंतन और मनन किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया और भाषा के साथ साहित्य के गहरे संबंधों पर विचार किया। साहित्य का अन्य कलाओं के साथ क्या गहरा संबंध हो सकता है, इस पर गहराई से विचार किया। और इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है कि कैसे नवजागरण भारतीय और यूरोपीय संस्कृति की टकराहट से कैसे नवजागरण आया, इस मान्यता को और इस सिद्धांत को एक नए सिरे से उसकी व्याख्या की और नवजागरण को यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति की टकराहट की देन माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण नाम है वह महत्वपूर्ण नाम आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, जिन्होंने शुक्ल जी के इतिहास बोध को आधार तो अवश्य बनाया, लेकिन समग्रतावादी दृष्टिकोण के साथ इतिहास का, साहित्य इतिहास का मूल्यांकन किया। और उनकी जो किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत अच्छी किताब है, ज्यादा मोटी किताब नहीं है और रोचक किताब है। आप सबको चाहिए कि आप उस किताब को एक बार पढ़ें। उसकी भाषा बहुत दुरुस्त है, मजा, आनंद आता है उस किताब को पढ़ने में। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इन तीन महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास लेखकों के अतिरिक्त और भी कुछ नाम हैं जिन्होंने इस दिशा में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हवाले से साहित्य के इतिहास के तथ्यों की व्याख्या की और उसका विचार प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि साहित्य किसी समाज की उत्पादन प्रणाली का ऊपरी ढांचा है और उसकी व्याख्या बुनियादी ढांचे अर्थात उत्पादन प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। और इसी आधार पर उन्होंने निराला, प्रेमचंद, भारतेंदु आदि के साहित्यों की क्या की, व्याख्या की और उसके अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, इस कड़ी में एक और नाम लिया जा सकता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त की किताब है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और नाम से ही स्पष्ट है उस वैज्ञानिक इतिहास में उन्होंने अत्यंत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है और प्रत्येक विषय को, तथ्यों को बहुत तार्किक और सुव्यवस्थित ढंग से उसकी व्याख्या करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अति वैज्ञानिकता का समावेश हो जाने की वजह से उसमें वो रोचकता या वह एक भावबोध नहीं आ पाया है जो साहित्य की भावभूमि होता है, क्योंकि साहित्य संवेदनाओं के बगैर हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, संवेदना के बगैर साहित्य की कल्पना की नहीं जा सकती है। तो अति वैज्ञानिकता साहित्य के लिए हर बार अच्छी नहीं होती है। तो ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास की यह सीमा रही। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि आगे चलकर इधर के बाद के साहित्य में अलग अलग दर्शनों से, अलग अलग दृष्टिकोणों से साहित्य के अलग अलग पक्षों या विषयों की व्याख्या की गई। जैसे कि दलित लेखन आया, स्त्री लेखन आया। तो दलित लेखन भी एक दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है जो साहित्य के बहुत सारे आयामों को, साहित्य के बहुत सारे विषयों को इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है कि एक दलित व्यक्ति ही दलित व्यक्ति की पीड़ा को ठीक से दर्ज कर सकता है। और उन्होंने कहा स्वयं वेदना और संवेदना में फर्क होता है कि अपनी पीड़ा को महसूस करने वाला व्यक्ति अपनी पीड़ा को जिस तरह से दर्ज करेगा और दूसरा व्यक्ति जो संवेदना के साथ उस पीड़ा को समझने की कोशिश करेगा और दर्ज करेगा, दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो दलित लेखन जिसमें कि
ओम प्रकाश वाल्मीकि आते हैं, जयप्रकाश करदम आते हैं, डॉक्टर धर्मवीर आते हैं। इस तरह के कई सारे दलित लेखकों ने इतिहास के बहुत सारे पक्षों को इस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया और बहुत सारी कहानियों, बहुत सारे उपन्यासों की आलोचना भी की गई, उसके बारे में बहुत बातचीत भी की गई। ठीक है, तो यह भी एक पक्ष है साहित्य इतिहास लेखन में आगे चलकर जो आया। और नारी के दृष्टिकोण से डॉक्टर सुमन राजे की एक महत्वपूर्ण किताब है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और इस इतिहास में उन्होंने उन महिला लेखकों को ज्यादा महत्व देने की कोशिश की, ठीक है ना, जिन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। यानी कि इस इतिहास लेखन में उन्होंने स्त्रियों की जो प्राथमिकता थी उसको दर्ज करने का प्रयास किया। तो आप यह देख सकते हैं कि शुक्ल जी के बाद द्विवेदी जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, इसके अलावा आप देखें तो आगे जो समकालीन साहित्य है, अभी देखिए एक आदिवासी विमर्श चल रहा है, ठीक है ना, आदिवासी विमर्श भी हो रहा है कि आदिवासियों की पीड़ा को आदिवासी ही लिख सकते हैं, आदिवासी जीवन से जुड़े हुए लोग ही व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या है, वह भी एक दर्शन है ना, वह भी एक दर्शन है ना कि आदिवासी ही प्रकट कर सकते हैं या आदिवासी अपने नजरिए से उसको देखते हैं। तो स्त्री विमर्श है, या फिर आप देखें ये दलित साहित्य है। तो ये तमाम तरह की दृष्टियां हैं, ये तमाम तरह के दृष्टिकोण हैं जो दृष्टिकोण साहित्य के इतिहास को अपने अपने तरीके से दर्ज करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इतिहास दर्शन की धमाकेदार प्रस्तुति आचार्य रामचंद्र शुक्ल से होती है, या इतिहास दर्शन की समृद्ध परंपरा का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल से होता है, जिस परंपरा को और खूबसूरती के साथ, विविधता के साथ हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। कहाँ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में, रामस्वरूप चतुर्वेदी में, रामविलास शर्मा में, गणपति चंद्र गुप्त में, और आगे दलित विमर्श और स्त्री विमर्श तक, ठीक है ना। और वस्तुतः समाज और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने के साथ साथ इतिहास बोध या इतिहास दर्शन में परिवर्तन आना भी क्या है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी इतिहास बोध पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, पूर्णतः समृद्ध हो या पूरी तरह से फिट बैठे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक इतिहास दर्शन की कहीं ना कहीं सीमा दिखाई देती है, ठीक है ना। इसलिए किसी भी इतिहास बोध के पूर्ण वैज्ञानिक या समृद्ध होने का दावा नहीं किया जा सकता है। संतोष की बात यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इतिहास दर्शन की यह परंपरा कई सारे विविध रंगों के साथ प्रस्तुत हुई है, बहुत सारे दृष्टिकोण इसमें प्रस्तुत हुए हैं और बेहतर तरीके से प्रस्तुत हुए हैं, बेहतर तरीके से संपन्न हुए हैं। इसलिए आगे जब और भी साहित्य इतिहास लिखा जाएगा हिंदी का, तो उसमें अन्य दृष्टिकोणों के आने की संभावनाओं को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय, परिस्थिति और समाज के बदलने के साथ साथ उस घटना को, उस तथ्य को, उस समाज के कालखंड को जिसे दर्ज किया जाना है, उनको देखने, समझने और जानने का नजरिया और उसकी व्याख्या और उस व्याख्या को प्रस्तुत करने के तरीके में फर्क आना बहुत स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर साहित्य का जो इतिहास दर्शन है, वह हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है, वह एक समृद्ध परंपरा के रूप में देखा जा सकता है। आगे बात समझ में ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब आप पहले इतिहास दर्शन क्या है इसकी व्याख्या करेंगे, इतिहास दर्शन को लेकर क्या मान्यताएं हैं उस पर आप बात करेंगे, और उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कैसे इतिहास दर्शन आया है इसको आप डिनोट कर लेंगे, ठीक है ना।